वेलकम बैक। तो जिस तरह से आपने देखा कि हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, जो नशई अफराद हैं, जो ड्रग्स हैं, जो ड्रग डीलर्स हैं, किस तरह से माशरे में बच्चों को, ख़वातीन को और नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं। और ये जो नशा है वो एक गाली है, लानत है, भेजती है सोसाइटीज़ पर। जाहिर सी बात है पूरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। और 2 सेगमेंट आपने हमारा देखा ब्रेक से पहले कि हम एक हॉस्पिटल में, जो कि यासीन हॉस्पिटल नफ्सियाती हॉस्पिटल है, और वहाँ के पेशेंट्स से भी हमने गुफ्तगू की, डॉक्टर्स से भी गुफ्तगू की। अभी मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर शफीक यासीन। उनसे पूरी मसले का जो जड़ है वो कहाँ से जड़ शुरू होता है, बच्चों को क्या केयर की ज़रूरत है, वालिदैन इन पर कितनी कड़ी नज़र रख सकते हैं, किस तरह से हम बच सकते हैं इस लानत से, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। हम अभी ऊपर भी मौजूद थे और पूरा हॉस्पिटल हमने सर्वे भी किया और आपने तमाम पेशेंट्स के साथ भी हमें गुफ्तगू करवाई। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बच्चा किसी का भी, चाहे वो किसी भी एज का हो, नशा कर रहा है, जिस नौयत का भी नशा कर रहा है, वालिदैन तो कड़ी नज़र रख रहे हैं, मगर आजकल आप खुद देख रहे हैं कि वालिदैन मोबाइल दे देते हैं, बच्चों को फ्रीडम दे देते हैं। पता कैसे चलता है वालिदैन को, पता कैसे चले कि वो बच्चा जो है वो स्टार्ट कर चुका है, नशे का आदी हो चुका है? क्या सिम्टम्स होते हैं वो? देखिए, बिहेवियर चेंजेस आते हैं। जिस बच्चे ने भी नशा किया है वो बेसिकली उस तरह बिहेव नहीं करता जैसे पहले कर रहा है। या तो विड्रॉ हो जाता है, जैसे ख़ुद अपनी दुनिया में चले जाता है, या ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, बहुत बातें करने लगता है, एग्रेसिव हो सकता है, गुस्सा उसको ज़्यादा आता है, पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं करता है, कभी मायूसी की तरफ भी चले जाता है। बेसिकली वो नज़र आ रहा होता है कि वो उसके अंदर चेंज आया है, एकेडमिक डिक्लाइन आया है, पढ़ाई में वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। और प्लस ये कि कभी ये भी नज़र आता है कि घर की चीज़ें गायब हो रही हैं, पैसे गायब हो रहे हैं, क्योंकि जिसने नशा ख़रीदना है उसको पैसों की ज़रूरत है। और वो ज़ाहिर है, अगर यंग स्टूडेंट है जहाँ पे उसकी कोई इनकम नहीं है, तो कोई ना कोई ज़रिया तो उसको चाहिए पैसों का, जिससे वो अफोर्ड कर सके ड्रग्स को और उसको कंटिन्यू कर सकें। अनफॉर्चुनेटली जो डीलर्स हैं वो तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादातर लोग जो है नशे का शिकार हों, क्योंकि उनका तो बिज़नेस है, बिज़नेस चल रहा है। ज़ाहिर सी बात है, बिहेवियर चेंजेस पहली सिम्टम है। पता चल जाएगा वालिदैन को या बहन भाई को कि बच्चा या ये बहन या भाई या कोई भी शख्स नशा कर रहा है। और दूसरी चीज़ें, जाहिर सी बात है, चोरी हो जाती हैं, घरों से चीज़ें गायब होंगी या पैसे चोरी हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम इस पर बात कर लेते हैं कि किस उम्र के ज़्यादा एज वाले बच्चे, लड़कियां, जवान आ रहे हैं जो सबसे ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं नशे में? देखिए, इसमें 2 फैक्टर्स समझना ज़रूरी हैं। जैसे मैंने कल एक पेशेंट एडमिट किया, वो पहली दफ़ा मेरे पास या दाखिले के लिए चर्च के आया, तो जबकि वो 30-35 साल का है, लेकिन वो 12 साल की उम्र से ही नशा कर रहा था। तो उसने कभी दिखाया ही नहीं, ना ही फैमिली से कोई ज़रूरत पड़ी, अनएम्प्लॉयड रहा पूरी ज़िंदगी। एक शादी हुई, 2 बच्चे हुए, बीवी भी उसको छोड़ के चले गई, किसी काम का नहीं रहा बेचारा, अभी तक वो नशा करता रहा है। फिर वो कोई फैमिली मेम्बर लेकर आया उसको इलाज कराने के लिए। तो यहाँ ये कि शुरू तो उसने नशा 12 साल की एज में किया था, लेकिन वो डॉक्टर के पास इलाज के लिए आया जब वो 30 और 35 के दरमियान का था। और कभी कभी ये होता है कि फैमिली अगर डिटेक्ट कर लेती है और अच्छे इकनॉमिकल, सोशो इकनॉमिक ग्रुप की है, तो वो बच्चा यूनिवर्सिटी में जा रहा है या फिर हाई स्कूल में है, तो वो फिर ले आती हैं जल्दी और ट्राई करती हैं कि जल्दी ही बच्चे का ट्रीटमेंट हो जाए। तो कई केसेस में ज़्यादातर देखा गया है कि बहुत यंग एज में नशा स्टार्ट हो जाता है। वो बात अलग है कि प्रेजेंटेशन जाके कब हो। वैसे टीनेजर ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो गए। और जेंडर क्या है, फीमेल ज़्यादा है, मेल ज़्यादा है इसमें? पाकिस्तान में अराउंड 78% मेल और 22% फीमेल। आपको अंदाज़ा है कि स्टैटिस्टिकली इस वक्त 7.8 मिलियन पाकिस्तानी जो है ना नशे का शिकार हैं, एटलीस्ट या ज़्यादा। हमारी स्टैटिस्टिक इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इसमें मेल हैं, 80% तकरीबन मेल। और इनकी एज जो आप कह रहे हैं कि टीन एज से ही स्टार्ट कर लेते हैं, एंड देन वो क्योर जब के लिए वालिदैन लेकर आते हैं तो वो पता चलता है 10 साल बाद, 15 साल बाद या 5 साल बाद। उसमें एक और फैक्टर भी है, जब वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 2-3 इश्यूज़ हैं इसमें हैं। एक तो पाकिस्तान में अलमिया ये, मैंने बाहर भी काम किया, 7 साल में नशे का इलाज बाहर के मुल्कों में करता रहा हूँ। पाकिस्तान में अलमिया ये है कि गुटखा, नस्वार, मावा, इनको तो ये नशा समझते नहीं है। हमारा एक फॉर्म है स्क्रीनिंग टेस्ट का है कि हम चेक करते हैं भाई आपने मंशियात तो नहीं ली। और जब तो ये नशा नहीं है आपके मुताबिक? हमारे मुताबिक है, डॉक्टर बिल्कुल है बिल्कुल है, और खा रहा है सोसाइटी को, लेकिन पेशेंट नहीं समझता, ना उसकी फैमिली कहती है ये तो नशे में शुमार ही नहीं होता उनके हिसाब से।
मिनिमम चर्च है, और कई लोग तो कहते हैं चर्च भी नशा नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि एजुकेशन की कमी है, एजुकेशन की कमी है, और ये कि हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली लिटरेसी की कमी है, लेकिन साथ में ये कि ओवरऑल अवेयरनेस की बहुत कमी है, बहुत कमी है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप आज आई और आपने ये चैनल 24 वंडरफुल वर्क कि ये अवेयरनेस जो है ना, यही की इसकी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है इस वक्त की। क्योंकि अगर अवेयरनेस होगी पाकिस्तानियों में तो फिर हम इसको रोक भी सकेंगे। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हम समझते हैं। तो जहाँ हम क्योर की बात तो कर रहे हैं कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि ये चीज़ हो ही ना, कम एज लोगों को इस तरह से ब्रॉट अप किया जाए, उसके पेरेंट्स इस तरह से नज़र रखें, और इस तरह से कानून जो है नाफिज हो पाकिस्तान में कि नशे की अवेलेबिलिटी कम से कम हो, सस्ता नशा ना हो। इतनी इजीली और इतना सस्ता नशा तो मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं अवेलेबल नहीं जितना पाकिस्तान में अवेलेबल। अच्छा, हम कैटेगरीज की बात करेंगे, फिर हम नशा किस तरह से मिल रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप पूरा हॉस्पिटल चला रहे हैं, उस पर बात करेंगे। मगर एक तो है चर्च, जो लोग हमारी सोसाइटी कहती हैं कि वो अब ये थिंकिंग की जा रही है कि वो नशा नहीं रहा, वो मतलब यूजुअली लोग पी रहे हैं, और गुटखा मावा और ये सारी चीज़ें तो एक आदत बन चुकी है फैमिलीज़ में, ख़वातीन भी खा रही हैं। मगर ये आइस और हेरोइन का नशा, समर बॉन्ड का नशा और बल्ब, आज मैं अब ये देख रही हूँ, सुन रही हूँ, बहुत सोशल मीडिया पर भी देखा जा रहा है कि ये बल्ब से भी कुछ नशा हो रहा है। ये कैटेगरीज क्या है, इसका नुकसान क्या है, और वो क्या स्टेज होती है जब आप ज़्यादा ले लेते हो तो वो बंदा या बंदी एक्सपायर की तरफ जाती है? देखिए, डिफरेंट कैटेगरीज हैं जैसे आपने बताया है। आप ऊपर के लेवल पे जाएं तो फिर एम्फेटामीन, जिसे हम क्रिस्टल आइस कहते हैं, सिंथेटिक ड्रग्स हैं, और इसका नशा ख़तरनाक है इसलिए कि ये स्टिमुलेंट का काम ये है कि हार्ट बीट को बहुत तेज़ कर देता है। रेव या पार्टीज़ की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे जो है ना जागने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई ड्राइवर्स बाहर की कंट्रीज़ में इसलिए इस्तेमाल करते हैं, उनको लॉन्ग ड्राइविंग करनी होती है, तो वो स्टार्ट तो किसी और रीज़न के लिए करते हैं, उसके बाद उसकी डिपेंडेंस और एडिक्शन हो जाती है। हार्ट के लिए बड़ा ख़तरनाक है। मैंने बाहर की कंट्रीज़ में कई दफ़ा देखा है कि 4 टैबलेट्स ली और हार्ट अटैक, सडन हार्ट अटैक, क्योंकि एरिथमियाज में चले आते हैं, जो अक्सर डांस पार्टियों में ली जाती है। मैं उसका वर्ड मुझे अगर बताएं आप, उसको कौन सी गोली कहा जाता है? अच्छा, उसको एम्फेटामीन कहते हैं। अच्छा, क्रिस्टल आइस जो है बेसिकली जैसे होता है ना दवाइयों में जेनरिक नेम होता है और ट्रेड नेम होता है, तो जेनरिक तो उसका एम्फेटामीन है, ठीक है, और इट्स अ स्टिमुलेंट कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये सिंथेटिक नशे जिसमें हम आइस को कह रहे हैं, जो बल्ब है, समर बॉन्ड है, तो सिंथेटिक नशे बहुत डेंजर है एज पर जो हमारी जाहिर सी बात है चर्च उगाई जाती है, हेरोइन को बनाया जाता है, वही जो कुदरती चीज़ों से लेकर, तो ये ज़्यादा नुकसानदेह है। एग्जैक्टली, एक तो सिंथेटिक है, ऑर्गेनिक नहीं है। चर्च ऑर्गेनिक है, या उसका डिपेंडेंस ऊपर जो उसका एडिक्शन है वो कम होता है कंपेयर टू सिंथेटिक के, और सिंथेटिक के साइड इफ़ेक्ट्स और जो डेंजर्स हैं, ख़तरात हैं, वो ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू कैनबिस के, जो कि हम चर्च कहते हैं। फिर इसमें भी NMDA है और मैजिक मशरूम और बहुत सी और तरह की ड्रग्स मौजूद हैं जो बाहर की कंट्रीज़ में हैं, और यहाँ पर भी मेरे ख्याल में मिक्सचर के तौर पर। अच्छा, ये भी एक बड़ा मसला हो रहा है कि मिक्स करके दी जा रही हैं, और इस मिक्सचर में ये पता करना मुश्किल होता है कि कितनी क्वांटिटी में क्या मौजूद है। डिफरेंट ड्रग्स की कॉकटेल्स बना के दी जा रही है, तो वो और ख़तरनाक है, और ख़तरनाक है। फिर इसके ऊपर जाए तो फिर कोकेन या फीम आ जाता है, और बिल्कुल ऊपर के लेवल पे आते हैं हेरोइन या ओपिएट्स, तो वो डेफिनेटली उसका एडिक्शन तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो एज के साथ साथ ये देखा जाता है कि अगर टीन एज कोई स्टार्ट कर रहा है अगर कैनबिस या चर्च, तो वो जब वो मिड 20s में पहुँचेगा 22-23 पर, तो जाके वहाँ पर एम्फेटामीन या क्रिस्टल का यूज़ करेगा। एक एवरेज बात कर रहा हूँ मैं। फिर आके 30s में आएगा या लेट 20s में पहुँचेगा तो वो अफीम की तरफ जाएगा, और फिर एंड में तकरीबन हेरोइन की तरफ, और हेरोइन भी पहले वो स्निफ करेगा, ओरल लेगा, और बाद में इंजेक्टेबल्स की तरफ जाएगा। तो स्टेजेस हैं, और फिर जितना ख़तरनाक हद तक आगे जाएगा वो इंजेक्ट करना शुरू करेगा, तो फिर हेपेटाइटिस हो गया, HIV हो गया, एड्स हो गया, मरने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट जिसे मरने की परसेंटेज कहते हैं वो बहुत हाई हो जाती है जैसे जैसे डिपेंडेंस बढ़ती है और अमाउंट ऑफ और लिथैलिटी ऑफ ड्रग्स बढ़ जाता है। अच्छा, हम ये बात कर रहे हैं ना कि कैटेगरीज हैं, जिस तरह से आपने बड़ी डिटेल में बात की कि पहले वो एडिक्ट होता है, फिर उसके बाद अफ्यूम, फिर चर्च, फिर उसके बाद हेरोइन, एंड देन फिर वो इंजेक्ट करता है नाक से, फिर वो उसका प्रोसेस होता है। अच्छा, ये पैनाडोल या हम किसी पर्टिकुलर
मेडिसिन का नाम नहीं लेंगे, बट ये कहा जाता है कि जो पाउडर की शेप में जो डीलर्स हैं वो पैनाडॉल भी डाल के दे रहे हैं, कोई ऐसी मेडिसिन भी डाल के दे रहे हैं जो एक्सपायर हो रही है, ऐसा है क्या? देखिए, इसमें बहुत से और डिटेल्स हैं जी। और एक डिटेल्स ये हैं कि जो स्टिमुलेंट्स हैं जो आपको हाई करती हैं जी। जब वो बहुत हाई पे चले जाते हैं, वो आउट ऑफ कंट्रोल हाई पे चले जाते हैं, तो देन दे नीड डाउनर्स। और डाउनर्स क्या हैं? डाउनर्स में कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो जब बहुत हाई होते हैं तो वो उसको नीचे के लेके आती हैं। जी। जैसे कुटायापीन है या कुछ एंटीसाइकोटिक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, तो वो डाउनर्स के तौर पे ली जाती हैं बाहर के मुल्कों में। यहाँ पे ये किया जाता है कि ये एक नशा जो है ना बहुत सी डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ आ सकता है। एक गुड ट्रिप होता है, एक बैड ट्रिप होता है। उसको उर्दू में मैं आसान लफ्ज़ों में बोलूँगा, या तो बहुत ही इंजॉय कर रहा होगा नशे को, या बहुत ही हॉरिफाइंग और डिफ़िकल्ट ट्रिप होगा उसके लिए कि वो एक ऐसे नाइटमेयर में या खौफनाक किस्म के ट्रिप में चले जाएगा कि वो डरेगा, खौफ में जाएगा, उसको दर्द होगा, तकलीफ़ होगी, तो वो साथ साथ उसको तकलीफ़ को कम करने के लिए उसको ट्रीट करते हैं फिर। ठीक है। अच्छा, अब तो ये तो हमने कैटेगरीज की बात कर ली, अब मुझे ये बताएं, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है वालिदैन के लिए, माशरे के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, ये समझने के लिए कि वो स्कूल में हम देख रहे हैं कि इसकी शरह बढ़ रही है, कॉलेजेस में बढ़ रही है, यूनिवर्सिटीज़ में बढ़ रही है। अच्छा, गैदरिंग्स में भी नशे, जब 4 लोग 5 लोग गैदरिंग्स करते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, सर्कल होता है, उसमें भी नशा हो रहा है। आपके पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने बाहर भी काम किया और कराची में एक पूरा हॉस्पिटल है, आपके पास किस कैटेगरीज के लोग आ रहे हैं? स्कूल के बच्चे भी आ रहे हैं, कॉलेजेस के भी आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी आ रहे हैं, ऐसा? और किस में ज़्यादा, जैसे हम बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा कि स्कूल्स के बच्चे ज़्यादा इस शरह में घुस रहे हैं? बिल्कुल, स्कूलों में तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है, स्पेशली जहाँ प्राइवेट स्कूल्स हैं। क्योंकि आई थिंक जो मैं समझता हूँ ड्रग डीलर्स के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या उनकी इनकम बेहतर हो सकती है जहाँ पे उनकी आमदनी आए। प्राइवेट स्कूल्स में वही बच्चे जाते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट एजुकेशन को। तो जहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स में इवन कैंडीज़ के फॉर्म में, स्वीट्स के फॉर्म में ड्रग्स के एडिक्शन, ये क्या है? थोड़ा सा मुझे बताएंगे ताकि वालिदैन जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो अवेयर हो जाएं कि वो इस तरह के कैंडीज़ बच्चों का ना दें। वो क्या है, मुझे थोड़ा सा। वो सिंपल कैंडीज़ की फॉर्म में जो है ना वो ड्रग्स फैलाई जा रही है, तो बच्चों के लिए स्कूलों में भी। बिल्कुल, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वालिदैन इस बात का बहुत एहतियात करें, बच्चों को सिखाएं कि अगर आपको कोई चीज़ दे रहा है स्कूल पे जो आप घर से लेके नहीं जा रहे, अनलेस कि वो किसी दुकान से ले रहा है जो कि स्कूल की छोटी शॉप है, या तो वो अलग बात है, लेकिन किसी से कोई चीज़ ले नहीं, इसलिए कि हु नोज़ कि उसके अंदर क्या चीज़ मिली हुई है और वो क्या नुकसान कर सकती है। अच्छा, मैं ये तो हम बात करें, मगर कि कैंडीज़ की सूरत में भी नशा हो सकता है? उसको जैसे कैंडीज़ खाते हैं, उसको बच्चे मुंह में रख के उसको बिल्कुल चूस कर, जो भी इसको हम टर्म्स कह लें कि वो चूइंग करते हैं, तो उस सूरत में हो सकता है ये नशा? बिल्कुल हो सकता है। ये तो आपने सुना भी होगा कि चाय में, चाट में, किसी और खाने में, ये तो आपने सुना होगा कि वो इस तरह से करते हैं कि उस दुकानों पे रश लग जाता है कि थोड़ा सा ड्रग्स मिला दिया ताकि फिर उसकी आदी हो गई, फिर पता चला कि आवाम फिर उसी दुकान पे ज़्यादा जा रही है खाने पीने के लिए। अच्छा, स्कूल में कौन से एजेस के बच्चे आ रहे हैं, कौन सी क्लास के बच्चे आ रहे हैं ज़्यादा आप लोगों के पास? हमारे पास जो एज ग्रुप है वो ज़्यादातर 14+ है, 14 to 18। मीन्स के सेकेंडरी क्लासों में होंगे, 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चे होंगे। और यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट्स की शरह है ज़्यादा? डेफिनेटली है, डेफिनेटली उनकी भी ज़्यादा है। उसके बाद जो आ रहे हैं फिर वो इंटीरियर से या लो सोशल इकनॉमिक ग्रुप से आ रहे हैं, जो बेचारे गरीब हैं या बलूचिस्तान से और सिंध से, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम ट्राई करते हैं कि कम से कम पैसों में करें। अच्छा, ये तो हो गई बात सारी कैटेगरी। अब क्योर क्या है इसका, और किस हद तक क्योर हो सकता है? क्योंकि जब आप नशा के आदी हो जाते हैं तो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, मैंने देखा भी है, सुना है, पढ़ा भी है कि बहुत डिफ़िकल्ट है इस चीज़ से निकलना। कभी आपने देखा होगा कोई सिगरेट पीता है, उसको सिगरेट छोड़ना कितना मुश्किल हो जाता है, जबकि इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। बात मोटिवेशन की है। अच्छा। मैं समझता हूँ कि जो आपके पास आ रहा है, कई दफ़ा फैमिली लेके आती है और फैमिली कहती है मुझे अपने बेटे को, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा जो है नशा करे। अब बेटा तो उस वक्त मानता है कि हाँ मुझे नशा छोड़ना है और एडमिट हो जाता है, लेकिन बात यह है कि अगर उसकी एक्चुअल मोटिवेशन है, वो दिल से चाहता है नशा छोड़ना, तो फिर इतना मुश्किल नहीं है नशा छोड़ना। बात यह है कि
ज़्यादातर केसेस में जो रिलैप्स होते हैं, जो वापस नशे में चले आते हैं, उन्होंने एक तहिया नहीं किया होता नशा छोड़ने का। वो ऊपर से फैमिली को खुश करने के लिए कह देते हैं, इलाज भी हो जाता है, उस तलब से निकल भी जाते हैं। अच्छा, तलब भी दो तरह की होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक फ़िज़िकल डिपेंडेंस होती है, एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होती है। हमारा मेन एम डिटॉक्सिफिकेशन जो होती है, जो मेन फ़िज़िकल डिपेंडेंस को ठीक करना है, ताकि जब वो यहाँ से निकल के जाए 2-3 हफ्ते बाद, जब उसकी फ़िज़िकल डिपेंडेंस ठीक हो जाए, तो मछली की तरह ना तड़पे, उसको तलब ना हो, उसकी रात को नींद आ जाए, बेचैनी घबराहट ना हो, उसके पेट में मरोड़े ना हो, वो जो एडिक्शन छूट जाए, वो छूट जाए। लेकिन एक साइकोलॉजिकल एडिक्शन जो है ना, वो इसी तरह है जैसे मुझे पता था जब मैंने वो नशा लिया तो मुझे कितना मज़ा आया, मैंने कितना एंजॉय किया, मैं बहुत ही एलिवेटेड या बहुत ही खुशी के उसमें था। और वो जो छोटी सी खुशी, देर की खुशी होती है ना, उस चक्कर में लोग फिर नशा करते हैं, या इस चक्कर में करते हैं कि फिर जाके उन्हीं दोस्तों में घुल मिलते हैं, उसी इन्वायरमेंट में जहाँ एक दोस्त तो कह रहा था यार चलो एक दफ़ा तो ट्राई करो। और बात एक दफ़ा ट्राई करने का मतलब है कि आपके सारे किए कराए पे पानी फिर जाना, फिर आप नए सिरे से ट्रीटमेंट दें, ये बहुत मुश्किल है। तो बच्चों बड़ों की तो हमने जाहिर सी बात है हम देखते हुए आ रहे हैं, मगर कि बच्चे भी जल्दी से छूट जा रहे हैं, जो स्कूल्स के बच्चे हैं, जिस तरह आप बता रहे हैं कि स्कूल के पेशेंट ज़्यादा। आई थिंक जो यंगर एज है ना, उनको छुड़वाना फिर भी आसान है, क्योंकि वो मासूम है, यंग है, वो शायद इंटेंशनली इतना नशा नहीं करना चाहते, वो इसमें फंस गए, तो वो तो जब छोड़ते हैं तो फिर चांसेस बेहतर होते हैं उनके आउटकम में, अच्छी फैमिलीज़ के होते हैं, प्रोटेक्टिव फैमिलीज़ होती हैं, वहाँ पर रिकवरी के चांसेस बेहतर होते हैं। लेकिन ये दूसरे बच्चे जो अपने आप को, टीनेजर्स ख़ास तौर पे, जो ये समझते हैं फैशन है, मैं अच्छा डांस कर सकता हूँ, मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं लड़कियों को इम्प्रेस कर सकता हूँ, या उन ग्रुप्स में मिल सकता हूँ जो इसमें जाके इंजॉय करता था, तो वहाँ पे ज़्यादा मुश्किल होता है कि वो माँ बाप को कुछ और बताते हैं और दोस्तों में उनके अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शफीक यासीन, आपने इतना कीमती वक्त दिया और इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आपने बात की। तो जिस तरह से आपने आज का प्रोग्राम देखा, और ये वालिदैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े बहन भाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बहन भाई कहाँ जा रहे हैं, आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं। स्कूलों में बहुत नशा फैल रहा है, जिस तरह से हम पेशेंट्स हमने आपको दिखाए, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, और स्पेशली वो गैदरिंग